प्यारे छात्र छात्राओं, मैं आपको सामाजिक विषय की कक्षा 10 के अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद के विषय में पिछले वीडियो में बताया था। अब अगला हेडिंग हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग कांड के बाद महात्मा गांधी निरंतर संघर्षशील रहे। उन्होंने एक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा, यानी जो उन्होंने पुस्तक लिखा था 1909 ईस्वी में, उस पुस्तक का नाम था स्वराज। स्वराज में उन्होंने लिखा है कि महात्मा गांधी ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय सहयोग से स्थापित हुआ, यानी भारत में ब्रिटिश की जो भी कुछ चल रहा है वह भारत के सहयोग से चल रहा है। यह शासन उसी के सहयोग से ही चल रहा है। यदि भारत के लोग अपने असहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा और स्वराज की स्थापना होगी। उन्होंने अपने कहा कि जो भी कुछ ब्रिटिश शासन चला रहा है वो भारत के सहयोग से चला रहा है। अगर उसको सहयोग देना बंद कर दे तो साल भर के अंदर ब्रिटिश शासन की स्थिति खराब हो जाएगी और पूरे देश में स्वराज स्थापित होगा। लेकिन असहयोग के विचार को आंदोलन में बदलने के लिए कि जो असहयोग है हमको सपोर्ट नहीं करना है, यानी जो भी कुछ ब्रिटिश शासन की व्यवस्था उसको बहिष्कार करना है, तो उसको आंदोलन का रूप देने के लिए, उसको क्रांतिकारी रूप देने के लिए गांधी जी ने सुझाव किया कि असहयोग चरणबद्ध तरीके से, यानी पार्ट वाइज, जैसे कुछ हिस्सों में आज, कल दूसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, ऐसे चरणबद्ध तरीके से इसको बढ़ाना चाहिए। और सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई जो पदवियां हैं, जो उनको पदवी दी गई है सरकार द्वारा, उसको लौटाना चाहिए। जैसे में सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, अदालतें, विधायी परिषदें, स्कूल और विदेशी वस्तुओं को हमको बहिष्कार करना चाहिए। ये गांधी जी का विचार था कि जो भी कुछ हमको मिल रहा है, ब्रिटिश शासन द्वारा मिल रहा है, उसको हमको क्या करना है, त्यागना है। लेकिन तो यह व्यापक अवज्ञा अभिनय की भी आरंभ कर दिया और 1920 ईस्वी की गर्मियों में गांधी जी ने शौकत अली आंदोलन हेतु समर्थन जुटाते हुए पूरे देश में यात्रा किया। कहा कि ये स्थिति जब हो गई, सरकार की दमन का रास्ता अपना लिया, तो व्यापक रूप में सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। कब? 1920 में। और गर्मी का महीना था। गांधी जी और शौकत अली, ये दोनों लोग मिलकर के आंदोलन को समर्थन जुटाने के लिए पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया। लेकिन अब दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या थी कि कांग्रेस की आशंका और स्वीकृति यह थी कि 1920 में जो विधायी परिषद की बैठक हुई थी उसमें चुनाव को बहिष्कार करने के लिए हिचकिचा रहे थे लोग। ये कांग्रेस की व्यवस्था थी। जो कांग्रेस कमेटी थी उसमें बैठक में यह प्रस्ताव लाया गया कि हमको चुनाव का बहिष्कार करना है। लेकिन नवंबर 1920 में विधायी परिषद की चुनाव को बहिष्कार करने के लिए हिचक रहे थे, डर रहे थे, आशंकित हो रहे थे। उन्हें भय था कि आंदोलन से लोग हिंसक हो सकते हैं। क्या होंगे? आंदोलन से क्या होंगे? हिंसक होंगे। सितंबर और दिसंबर तक कांग्रेस के बीच बड़ी खींचातानी थी। किसको लेकर के? चुनाव को बहिष्कार करने के बात को लेकर के। कुछ समय के लिए ऐसा लगा
कि आंदोलन को और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। इनका यह मानना था, यह सोच रहे थे कि जो आंदोलनकारी हैं और जो विरोधियों के बीच आपस का सहयोग नहीं बन पाएगा। अंततः यह कमेटी 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, नागपुर का अधिवेशन हुआ, उसमें एक समझौता हुआ कि असहयोग कार्यक्रम के लिए स्वीकृति दी गई। यानी अंततः यह कांग्रेस कमेटी ने, यानी विधायक परिषद ने माना यह गांधी जी का विचार सही है और इसको लेकर के हमको इनको समर्थन करना चाहिए और पूरे देश में इसका एक आंदोलन के रूप में चलाना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि जो देश में असहयोग करने की भावना थी, वह स्थिति अब इस आंदोलन में जो लोग सम्मिलित हुए, दो दलें सम्मिलित हुई। वो एक असहयोग आंदोलन के, जिसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे, एक और विचारधारा था, वह विचारधारा था खिलाफत आयोग। उसका सपोर्ट शौकत अली कर रहे थे। एक साथ, यानी दोनों लोग एक साथ जुट गए और जनवरी 2021 से प्रारंभ हुआ आंदोलन के विभिन्न सामाजिक समूह में हिस्सा लिया। जो भी आंदोलन जहां जहां लोग सक्रिय रहे, जहां जहां जुटे, वहां पे दोनों ये लोग असहयोग और खिलाफत आंदोलन के लोग आपस में मिल करके इस समूह में हिस्सा बने। इस सामाजिक समूह के हित एवं लक्ष्य का एक समान नहीं थे। सभी लोगों का सोच विचारधाराएं आपसी जो समझती वो अलग अलग थी, लोगों का हित भी अलग अलग था, एक समान नहीं थी। सभी लोग अपनी अलग अलग आकांक्षाएं थी, सोच था, विचार था। अच्छी बात एकमात्र यही थी कि वह सामाजिक समूहों ने स्वराज की आवाहन को स्वीकार किया था कि हम अगर यह आंदोलन करेंगे तो इस आंदोलन के उस पार हमको स्वराज मिलेगा, हमको एक आज़ादी मिलेगी, हमको एक स्वतंत्रता मिलेगी। किंतु चिंता की यह बात थी कि उसके लिए आंदोलन के लिए अलग अर्थ अलग अलग था, सब लोगों का सोच अलग अलग था कि हमको यह मिल जाएगा। लेकिन एक ही मोटो था, एक विचार था, एक विचारधारा थी कि आने वाले समय में हमको स्वराज प्राप्त होगा। तो हमने देखा कि आंदोलन के भीतर जो दो धाराएं थी, उनके अलग अलग विचार थे, लेकिन फिर भी स्वराज के लिए लोग एकजुट थे। लेकिन जब आंदोलन शुरू हुआ तो सबसे पहले शहर में मध्यम वर्ग ने सबसे अधिक भागीदारी लिया। हजारों विद्यार्थियों स्कूल कॉलेज को छोड़ दिया, हेडमास्टर और शिक्षक ने त्यागपत्र दे दिया, वकील मुकदमे लड़ना बंद कर दिए। इसके अतिरिक्त मद्रास के अधिकतर प्रांतों में परिषदीय चुनाव का बहिष्कार कर दिया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए, यह ध्यान देने की बात है कि सभी लोग देश में बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन मद्रास में एक कमेटी बनाई गई थी, उसका नाम था जस्टिस पार्टी। वह ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई थी और उस काउंसिल में प्रवेश के द्वारा यह मानना था उनका कि हम ऐसे बहिष्कार से, ऐसे असहयोग से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले हमको काउंसिल में प्रवेश करना है। कैसे करेंगे? एकमात्र जो साधन है वह चुनाव है और उनको तभी जाके अधिकार मिलेगा जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों के लिए मिल पाता है। इसलिए इस पार्टी ने, यानी जस्टिस पार्टी ने असहयोग आंदोलन की बात को न मान करके चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। लेकिन एक ही लोग थे जो मद्रास में इनकी कमेटी जस्टिस पार्टी ने, लेकिन पूरा देश असहयोग किया, जिससे क्या हुआ, एक आश्चर्यचकित एक घटना सामने आई कि पूरे देश में विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया और शराब के दुकानों को पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब क्या है
कि वह विरोध प्रदर्शन का ऐसा स्वरूप जिसमें आंदोलन करते हुए लोग किसी फैक्ट्री, दुकान या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक देते हैं, यानी आपको जाने नहीं देते, यानी एक तरह से बैरिकेडिंग कर देते हैं, आपको जाना नहीं है, वह पिकेटिंग हो गया। और विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई और 1921 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो। जो विदेश से कपड़े का मूल्य था वह 120 करोड़ रुपया, वह घट करके 57 यानी 57 करोड़ रुपया रह गया, यानी आधा हो गया। सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं का व्यापार करने या विदेश से व्यापार में पैसा लगाने से मना किया कि हमसे अब विदेश से कोई कपड़ा हमको मंगाना नहीं है। करना क्या है, यह बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिले और हथकरघों का उत्पादन बढ़े, यानी स्वदेशी अपने देश का बना हुए माल का लोग प्रयोग करना चालू कर दिए। एक सबसे बड़ा उदाहरण क्या कि देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, लोकल और वोकल, यानी ये भी एक आंदोलन है, लेकिन वह 1920 और 21-22 का नहीं है, ये 2020 का है, चाइना के खिलाफ है, क्योंकि चाइना हमको हर क्षेत्र से हमको डिफीट दे रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। तो प्रधानमंत्री ने कहा, तो उस समय महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था कि हमको ब्रिटिश हुकूमत की बनी हुई चीज को हमको स्वीकार नहीं करना, उसका असहयोग करना। तो आपने देखा कितना बड़ा नुकसान हुआ कि जो 120 करोड़ रुपया आयात होता था, मंगाए जाते थे, वो घट करके आधा हो गया। एक सबसे बड़ा प्रभाव मिला। लेकिन एक और कारण भी हुआ कि जब एक आंदोलन लंबा चला तो धीरे धीरे करके शहरों में इसकी स्पीड कम हो गई। कम होने का एक कारण था कि जो लोग खादी कपड़े पहनते थे, वह देश में जो बनाए जाते हथकरघे से बनाए जाते थे, वह विदेशी कपड़ों से, जो ब्रिटिश से बने हुए कपड़े थे, या अपने देश में जो बने हुए खादी के कपड़े थे, महंगे होते थे। यानी विदेश से आई हुई जो कपड़े थे वह सस्ते थे और अपने देश में जो बना हुआ था वह महंगे कपड़े थे। इसलिए उसको सब लोग एफर्ट नहीं कर पाते थे, उसको सब लोग स्वीकार नहीं कर पाते थे, सब लोग उसको पहन नहीं पाते थे। इसलिए धीरे धीरे जब इसका स्पीड कम हुई तो देश में एक आयोग बनाने की बात चली, एक संस्था स्थापित करने की, भारतीय संस्था, व्यापारिक संस्था स्थापित करने की बात चली, लेकिन उसकी भी स्पीड क्या रही, धीमी रही। और धीमी रहने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये सब लोग निष्क्रिय होते चले गए, किंतु वैकल्पिक संस्थाओं की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। इसीलिए परिणाम स्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे, वकील दोबारा वकालत करने लगे और धीरे धीरे पूरी व्यवस्था सामान्य रूप से चलने लगी। लेकिन यह शहर की बात थी, लेकिन शहर में धीमी स्पीड हुई, लेकिन देहात में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में इस आंदोलन, यह असहयोग आंदोलन यह और तेज हो गया और उग्र रूप धारण कर लिया। क्या हुआ, सभी शहरों के साथ अब क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा था, देश के विभिन्न भागों में चल रहे किसानों, आदिवासियों, छोटे आंदोलन को असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए। अवध क्षेत्र सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र सबसे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। इसका आंदोलन तालुकदारों, जमींदारों के विरुद्ध था और किसानों को भारी भरकम लगान, विभिन्न प्रकार के कर वसूल रहे थे। किसानों को बेगारी करनी पड़ती थी, पट्टेदार के तौर पर उससे पट्टे निश्चित करते थे। किसान कई बार पट्टे के जमीन से हटा दिया जाता। तो आपने देखा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति थी और व्यापक हो गया, कारण कि उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, अवध क्षेत्र के एक सन्यासी थे
रामचंद्रन जी, क्योंकि वो गिरिमिटिया मजदूर थे, वो सब स्थिति जानते थे कि किसानों की किस प्रकार से बेगारी की जाती थी। यानी बेगारी का मतलब हो गया कि आप काम कर रहे हैं, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आपको पट्टे दिए जाते थे, और पट्टे कब आपके हाथ से छीन लिए जाते थे, तो ऐसी स्थिति हो गई और सब लोग आपस में ग्रामीण क्षेत्र में इसका संघर्ष बढ़ना, एकजुटता दिखाई दी गई। और जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया, उन्होंने गांव वालों से बातचीत की, उनके कष्ट को समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्रन तथा कुछ लोग के नेतृत्व में अवध के किसानों का एक गठन किया। यानी इसमें जवाहरलाल नेहरू ने हस्तक्षेप किया, मिले, आए और उन्होंने एक संगठन बनाया किसानों का। सबसे मिलने के बाद महीने भर क्षेत्र में गांव का संगठन 300 से अधिक शाखाएं बन चुकी थी। जो सबसे अधिक शाखाएं थी, ये संगठन बनाया गया। समझने के बाद तो ये 300 शाखाएं स्थापित हो गई। जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसानों को संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल होने का प्रयास किया गया कि सभी लोग इसमें, जो 300 शाखाओं में लोग जुटे हुए थे, इनको एक संगठन किसानों को बनाया गया था। सबको जोड़ने के लिए आंदोलन के प्रारंभ में शामिल होने का प्रयत्न किया गया, लेकिन किसानों ने आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित कर चुके थे जिसे कांग्रेस का नेतृत्व पसंद नहीं कर पाता था, उसको स्वीकार नहीं कर पाता था। तो आपने देखा कि ऐसी स्थिति में पूरे देश में जो शहर से हट करके ग्रामीण में आंदोलन असर आया और वो रूप धारण कर लिया, जिससे स्थितियां और भी भयावह हो गई। बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों में आंदोलनकारियों ने कब्जा कर लिया, ऐसा उपद्रव मचाया कि स्थिति भयावह हो गई। और हम अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि इसकी स्थिति क्या हुई, कैसे इसके बारे में इस बेकाबू आंदोलन को ग्रामीण क्षेत्रों में जो उग्र रूप धारण किया था उसको कैसे कंट्रोल किया गया, इसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक जुटें इसमें। थैंक यू, धन्यवाद।